उसने पूछा कि तुम इस तरह के इंसान को कैसे बेचते हो। तभी एक मॉन्स्टर मेरे पिंजरे के सामने आ गया और मेरी कीमत पूछने लगा। मैं अंदर अकेला बैठा हुआ था और बड़े आराम से लाइट चीज खा रहा था। मॉन्स्टर ने सोचा कि यह लाइट चीज छील सकता है, जो काफी कमाल की बात है क्योंकि ऐसी बारीकी वाला काम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। इसके बाद उसने खाना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर ने हैरानी से कहा कि इंसानों की भूख कितनी कम होती है। सिर्फ 5 मछलियां, 3 प्लेट भुना हुआ मांस, 2 बॉक्स डेट केक और 1 डिश लीची खाते ही उसका पेट भर गया। उसने एक सुकून भरी डकार ली तो मॉन्स्टर ने सोचा कि क्या इसका खाना खत्म हो गया है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। लेकिन तभी उसकी नजर प्राइस टैग पर पड़ी और कीमत देखते ही वह पीछे हट गई। उसने कहा कि यह तो बहुत महंगा है और पूछा कि क्या तुम इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये इंसान बहुत पसंद है और आज तो मेरा बर्थडे भी है। तभी वहाँ एक स्टन टेल्स की बात हुई। एंट्रेंस पर एक बोन्ड डीमन खड़ी थी। उसने एक गहरे लाल रंग का गाउन पहना था जो जमीन तक जा रहा था और उसके बालों में फूल सजे हुए थे। उसने हंसते हुए कहा कि मैं इसे खरीद लूंगी। उसने सोचा कि यह मेरी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच होगा। फिर उनके बहुत सारे छोटे छोटे इंसानी बच्चे हो सकते हैं। यह सुनकर बाकी मॉन्स्टर्स उसे जलन भरी नजरों से देखने लगे। मेरा नाम ली दादन है। ढेर सारे छोटे छोटे इंसानी बच्चे पैदा करना। मैंने सोचा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं होने वाला। मेरा नाम ली दादन है और मैं 21st सेंचुरी का एक यंग टाओइस्ट हूँ। अपनी सीनियर सिस्टर का कर्ज उतारने के लिए मेरे पास इस रहस्यमयी गेम स्पेस में आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस बार यह एक एस रैंक डंजन था जिसका नाम ईस्ट सिटी वेस्ट सिटी था और मेरा मिशन एक खास मालिक का दिल जीतना था। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मैंने खुद को एक पिंजरे में बंद पाया। आज के दिन मुझे किसी ने खरीद लिया और अपने घर ले गई और अब वह चाहती थी कि मैं बच्चे पैदा करूं, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। सड़क पर एक शानदार हवेली खड़ी थी जिसके गेट के ऊपर लगे बोर्ड पर बाय मैनर लिखा था। वह उस बोन्ड डीमन का घर था। वह गुनगुनाते हुए अपनी गाड़ी से नीचे उतरी और घर के अंदर आवाज लगाई कि लिटिल नन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उसने कहा कि यह तुम्हारा पति है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन सिस्टम ने मेरी सारी पावर सील कर दी थी, इसलिए अगर वह मुझसे कुछ भी जबरदस्ती करती तो मेरे पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, वहां मेरी नजर एक पुराने जान पहचान वाले शख्स पर पड़ी। वह शेन यान थी जो एशिया लीडर बोर्ड की 2nd रैंक प्लेयर थी और बहुत ज्यादा ताकतवर थी। शेन येन एक आरामदायक काउच पर लेटी हुई एक स्क्रोल पढ़ रही थी। आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा, जिससे उसकी खूबसूरत आंखें और उसके कोने में एक छोटा सा लाल तिल दिखाई दिया। वह बोन्ड डीमन 4 मीटर लंबी थी और उसका मैनर बहुत बड़ा था। ऐसा लगता था कि उसे इंसानों से बहुत लगाव है, इसीलिए उसने खास तौर पर उनके लिए एक आरामदायक और सुंदर कॉटेज बनवाया था। वह काफी समझदार निकली जिसने सबका इतना ख्याल रखा था। रात को मैं जमीन पर सोया जबकि शेन यान बेड पर थी और शुरुआत में सब कुछ शांत था। लेकिन आधी रात को जब मैं नींद में था, तब मुझे अपने पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि शेन यान मेरे बगल में लेटी थी। उसने अपनी उंगली होंठों पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर चुपके से खिड़की की तरफ इशारा किया। वहां बाहर से 2 हरी आंखें हमें घूर रही थीं। वह उस बोन्ड डीमन की आंखें थीं। उसी ने मुझे बेड पर शिफ्ट किया था और अब वह खुलेआम हमें देख रही थी कि कब हम बच्चा पैदा करेंगे। मैं वहां बिल्कुल सुन्न होकर लेटा रहा क्योंकि शर्म के मारे मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। वहां सिर्फ शेन यान के सांस लेने की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सो गई है। वह इस सब के बीच काफी चिल और रिलैक्स थी। तभी थोड़ी देर बाद बोन्ड डीमन से और इंतजार नहीं हुआ और कुछ बड़ी जमायां लेने के बाद वह वहां से चली गई। शेन यान ने पूरी रात मेरा हाथ दबाए रखा और बड़े सुकून से सोती रही। उस किताब में बताया गया था कि बोन्ड डीमन ने इंसानों को काबू करने की काफी सारी टेक्निक्स सीख ली थी। एक शाम खिड़की से एक जलती हुई इंसेंस स्टिक अंदर आई और उसका हल्का धुआं पूरे कमरे में एक नशीली खुशबू की तरह फैल गया। और तभी अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी और गर्मी बढ़ने लगी। मेरी नजरें बार बार बैम्बू मैट पर बैठी शेन यान की तरफ जा रही थीं। उसकी स्किन एकदम चमकदार थी और उसकी आंखें बंद थीं। वह पूरी तरह से कंसंट्रेशन में थी और वह बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोई बहुत ही खतरनाक पर प्यारा फूल हो। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने झट से ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला और उसे जोर जोर से झटकने लगा।
ताकि मैं अपने दिमाग से उन अजीब ख्यालों को निकाल सकूं। तभी ब्लैंकेट के बाहर से एक हल्की आवाज आई, जहां शेनयान इस असर को रोकने के लिए सूट्रास का पाठ कर रही थी। उसे देखकर मैंने भी खुद को संभाला और अपना ब्लैंकेट हटा दिया। मैं ढंग से बैठ गया और अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। इसके बाद हम दोनों वहां बैठ गए। एक सूत्रा पढ़ रहा था और दूसरा मांट्रा, और धीरे धीरे हमारी बेचैनी खत्म होने लगी। वहीं खिड़की के बाहर से बोन्ड डीमन हम दोनों को बड़े हैरान होकर देख रही थी। काफी देर तक देखने के बाद वह वहां से चली गई। उसने सोचा कि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर फिर भी यह दोनों बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। वह घबराहट में गोल गोल घूमने लगी। उसने सोचा था कि जब हमारा कोई बच्चा होगा तो वह उसे तोहफे में मांग लेगी, पर हमने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद वह अपने दोस्तों विलो डीमन और बंजीकी से सलाह लेने गई। तब विलो डीमन ने कहा कि मेरा इंसान तो हमेशा चिल्लाता रहता है। मैंने उसे आंगन में लगाया, पानी दिया, खाद डाली और सारी सफाई भी की, पर फिर भी वह मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहा है। तब किसी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान बहुत नाजुक होते हैं। देखो, इसमें लिखा है कि इंसानों को रात में बिस्तर पर गर्म और आरामदायक कपड़ों के साथ सोना चाहिए। उसने कहा कि विलो डीमन, तुम सच में बुद्धू हो, क्योंकि इंसान को मिट्टी में नहीं उगाते। दूसरे ने कहा कि मेरा वाला इंसान तो बहुत सीधा है और काफी टाइम से कोई शोर नहीं मचा रहा। वह एकदम शांत बैठा है और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। तब पूछा गया कि क्या वह खाने पीने के लिए हिल रहा है, तो उसने जवाब दिया कि मैंने उसे अभी तक कुछ खिलाया ही नहीं। तुम्हें तो पता ही है कि हम स्पिरिट्स कुछ नहीं खाते। इस पर उसने समझाया कि यह गलत है, क्योंकि किताब के हिसाब से इंसानों को रोज खाना चाहिए, वरना वह मर जाएंगे। उसने कहा कि तुम सब कितने बेवकूफ हो। वह बोली कि मेरे यह दोनों भी मेरा सिर दर्द बन चुके हैं। अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब मेरे पास तुम्हें किसी और को देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, अब मुझे रोज उसकी साजिशों का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। अगली सुबह थोड़ी बारिश हो रही थी और बोन डीमन ने मुझे पिंजरे में बंद किया और बाहर ले गई। ली तिंग ईस्ट सिटी की सबसे अमीर लड़की थी, पर उसका स्वभाव थोड़ा अकेला रहने वाला था। उसकी दादी और भी ज्यादा अजीब और सख्त थी, इसलिए उसने मुझे वार्न किया कि उस बुढ़िया को गुस्सा मत दिलाना, वरना वह तुम्हें चीर देगी। इस डंजन में इंसान मॉन्स्टर्स की बात समझ सकते थे, पर मॉन्स्टर्स इंसानों की नहीं। उसने कहा कि ली तिंग अकेली है, इसलिए उसका अच्छे से साथ देना। जब हम लाई स्टेट पहुंचे तो बोन डीमन ने मुझे दरवाजे पर छोड़ा और तुरंत भाग गई, जैसे वह किसी से डर रही हो। तभी एक जोर की आवाज आई। मेरे पीछे वह बड़ा सा तांबे का गेट जोर से बंद हो गया। फिर एक काली बिल्ली, जो वहां की स्टीवर्ड थी, उसने मेरा पिंजरा उठाया और हवेली के अंदर ले जाने लगी। वहां कुछ अजीब था। हवेली बहुत शानदार थी, पर हर तरफ रोशनी बहुत कम थी। पूरी जगह एक अजीब सी भारी और उदास खामोशी छाई हुई थी। जितना हम अंदर जा रहे थे, डर उतना ही बढ़ रहा था, जैसे आगे कोई आदमखोर इंतजार कर रहा हो। तभी काफी देर बाद सिस्टम की आवाज आई कि 31 प्लेयर्स मारे गए हैं और सिर्फ 19 बचे हैं। इतने सारे लोग मर गए, क्या उन्हें उनके मालिक ने खा लिया था? पिछले कुछ दिनों में बोन डीमन मुझसे बच्चा पैदा करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मैं एक शरीफ किस्म का इंसान था और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। पर अब मुझे अपने नए मालिक का पूरी तरह से दिल जीतना था। हम एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां कोई मेरी तरफ पीठ करके बैठा चाय पी रहा था और उसने सफेद फर पहना था। उस काली बिल्ली ने बताया कि मालकिन बोन डीमन बाय चेन ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। उसने सोचा कि बाय चेन ने क्या भेजा होगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, गलती से मेरा पैर पिंजरे के दरवाजे में फंस गया और मैं लड़खड़ा गया। इसके बाद चाय गिर गई। नई मालकिन की सुंदर रेशमी ड्रेस पर एक बड़ा सा दाग फैल गया। उसने कहा कि यह तोहफा तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मैं इसे आज के डिनर में मिला दूं? मैंने घबरा कर सोचा कि रुकिए, मेरा मांस बहुत सख्त है, मैं खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। उसने कहा कि मैं हूं ना, इसे डराओ मत। वह कहने लगी कि यह कितना क्यूट है, कितना ज्यादा एडोरेबल है। मेरी नई ओनर ली तिंग एक सफेद बिल्ली थी, जो 5 मीटर लंबी और एकदम बर्फ जैसी सफेद थी। वह देखने में एकदम साफ सुथरी और बेदाग लग रही थी। उसकी आंखें नीली और बैंगनी रंग की थीं, पर दुख की बात यह थी कि वह ब्लाइंड थी। उस शाम बताया गया कि मिस ली ददान यहाँ आ गया है और फिर मैं और ली तिंग एक साथ डिनर करने बैठ गए। वह बड़े ही तमीज से अपनी प्लेट से ताजा मछली के छोटे और शानदार टुकड़े करके खा रही थी। मैंने अपने सामने रखी चीज को हैरानी से घूरा, जो एक बड़ी कच्ची मछली थी जिसमें से खून निकल रहा था और उसके अंदर के अंग भी नहीं निकाले गए थे।
उसने पूछा कि मेरे नन्हे मेहमान, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मैं उछलकर उसके हाथ पर गया और पागल की तरह इशारे करने लगा। मैंने बताया कि मुझे यह पकी हुई चाहिए। पकी हुई का मतलब है आग पर भुनी हुई, और अगर ऊपर से थोड़ा नमक हो तो मजा ही आ जाए। मैंने आग जलने और नमक छिड़कने की एक्टिंग करते हुए उसे समझाया। हम दोनों के बीच बात करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि न तो वह मेरी भाषा समझ सकती थी और न ही वह मेरे इशारे देख सकती थी। तभी स्टीवर्ड हंसने लगी और बोली कि यह मिट्टी खाना चाहता है। इस पर ली टिंग ने कहा कि यह मिट्टी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं समझती हूँ यह क्या कह रहा है। मैंने सुकून की सांस ली कि चलो कोई तो समझदार है, और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां क्या हुआ, एक नौकर कंचुए से भरा हुआ थाल लेकर आ गया। मैंने निराशा से उसे घूरा और सोचा कि मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। इन लोगों को अपनी बात समझाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर स्टीवर्ड मुस्कुराई और एक सुनहरी चमकती हुई भुनी हुई मछली बाहर लाई। वह एकदम सही गर्म थी। मुझे मानना पड़ा कि भले ही वह मजाक करती हो, पर है तो तेज दिमाग वाली। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से अनाउंसमेंट आई कि जल्दी करो, डिनर तैयार करो, क्योंकि ओल्ड मिस्ट्रेस वापस आ गई हैं। उन्होंने बताया कि लेडी को ऑर्गन्स बहुत पसंद हैं, और वह भी कच्चे। सारे नौकर काम में लग गए। मेरा दिल बैठ गया। बोन डीमन की वह वार्निंग मेरे कानों में गूंजने लगी कि कुछ भी करना, पर उस लेडी को मत छेड़ना, वरना वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। लेडी ने छींके हुए कहा कि मुझे लग रहा है यहाँ कोई इंसान मौजूद है। और तभी ली टिंग की लेडी, जो एक लाठी के सहारे चलने वाली बूढ़ी बिल्ली डीमन थी, दरवाजे से अंदर आई। उसके कदम धीरे और लड़खड़ा रहे थे और उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी नजर एकदम तेज और तेवर बहुत गुस्से वाले थे। उसके आते ही पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। तब ली टिंग ने कहा कि लेडी, ये मेरा खजाना है, आप इसे नहीं खा सकती। लेडी ने कहा कि पागल बच्ची, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी लेडी ऐसी गंदी चीज अपने मुंह में डालेगी? उन्होंने समझाया कि इंसान बहुत चालाक, नीच और धोखेबाज होते हैं, और यह बड़े घिनौने जीव हैं जिन्हें खाने से पेट खराब हो जाएगा। उन्होंने गुस्से में कहा कि इंसान को खाने से तो अच्छा है मैं भूखी ही रह लूं। लेडी ने फिर चीख कर कहा कि मुझे फर से एलर्जी है और हम इस घर में कोई गंदी चीज नहीं रख सकते। उन्होंने हुक्म दिया कि इसे वेस्ट सिटी में बेच दो, वहां के डीमंस इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ली टिंग रोने लगी और लेडी से मिन्नतें की कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे इसे अपने पास रखने दीजिए। उसने वादा किया कि वह कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। तब लेडी ने कहा कि ठीक है, मैं यह तुम पर छोड़ती हूं, लेकिन उन्होंने वार्न किया कि अगर इस चालाक जीव ने कोई भी शरारत की तो वह खुद इसे अपने हाथों से चीर देंगी। मैं वहां निराशा में डूबा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं एक सीधा बच्चा बनकर नहीं रह सकता। सिस्टम ने बताया कि एक च्यूवी फ्रूट खाने से मेरी एबिलिटीज वापस आ सकती हैं, और मुझे वह ढूंढना ही था। फिर उस रात जब सारे डीमन सो गए थे, मैं चुपके से अपने बिस्तर से बाहर निकल गया। मैं जितना तेज हो सके उतना भागा, पर रास्ता भटक गया। मैं जितना तेज भागता उतना ही ज्यादा उलझ जाता और गलती से लेडी के कमरे में पहुंच गया। मैंने अंदर से बातों की आवाज सुनी, जहां कोई कह रहा था कि कल मैंने आधा इंसान खाया जो काफी स्वादिष्ट था। उसने लेडी से कहा कि तुम्हें भी इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। लेडी ने कहा कि तुम्हारे साथ डील करने का मेरा मकसद सिर्फ इंसानों से नफरत है, ना कि इसलिए क्योंकि मुझे उन्हें खाने का लालच है। उसने कहा कि तुम कितनी सख्त हो, पर इंसानों से ऐसी नफरत कम ही मिलती है। उसने पूछा कि क्या बच्ची ली टिंग की आंखें एक इंसान की वजह से ही ब्लाइंड हुई थी ना? लेडी ने कहा कि फिर भी वह बच्ची उन्हें पास रखना चाहती है, शायद वह बचपन की बात भूल गई है। फिर वह लोग बात करने लगे कि ईस्ट सिटी में अभी 12 इंसान हैं। आधे महीने बाद ली एस्टेट में एक फ्रेश फिश बैंक्वेट होगा, जिसमें 11 इंसानों के मालिक आएंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि जब उनके मालिक बाहर होंगे तब अपने लोगों को भेजकर उन बेचारे जीवों को चुरा लेना। तब पूछा गया कि सिर्फ 11 ही क्यों, आखिरी वाले का क्या हुआ? तभी लेडी ने हंसते हुए कहा कि आखिरी वाला तो यहीं खड़ा सब सुन रहा है ना। और तभी अचानक सन्नाटा छा गया। क्या आखिरी वाला वहीं खड़ा सब सुन रहा है? मुझे समझ आ गया कि मैं पकड़ा गया हूं। तभी अचानक किसी ने मुझे ऊपर उठा लिया। मुझे पकड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि ली टिंग थी, और उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे शांत रहने को कहा। फिर वह उस लेडी की तरफ चलने लगी जो अभी अभी आंगन में निकलकर आई थी। उसने बड़े ही आराम से मुझे अपने रेशमी स्लीपिंग रोब के अंदर छुपा लिया और उसने पूछा कि लेडी, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? तब लेडी ने सवाल किया कि तुम इतनी रात को यहां मेरे कमरे के पास क्या कर रही हो?
ली तिंग ने बहाना बनाया कि उसे एक बुरा सपना आया था जिसमें लेडी बीमार थी, पर लेडी ने कहा कि मैं एकदम ठीक हूं और तुम अभी जाकर आराम करो। इसके बाद मैं उस नन्ही मालकिन के साथ वापस उसके कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही ली तिंग ने सारे नौकरों को भेज दिया और मुझे अपने रोब से बाहर निकाला। उसने मुझे बेड पर बिठा दिया, पर अब सुबह होने ही वाली थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था और अगली रात मुझे हर हाल में मूनलाइट हर्ब चाहिए था, क्योंकि उसे खाकर ही मेरी एबिलिटीज वापस आ सकती थीं। अगले पूरे दिन मेरी नन्ही मालकिन ने मुझसे एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाई, क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। लेडी ली ने भी एक कैलिको कैट को मुझ पर नजर रखने के लिए भेज दिया था, ताकि मेरी वजह से मालकिन को कोई खतरा ना हो। मैं भी एक शरीफ बच्चे की तरह लाई तिंग के पास ही बैठा रहा। मैंने उनसे एक कदम भी दूर जाने की कोशिश नहीं की। मैं उनके साथ चलता गया और रास्ते में धीरे से छोटे पत्थर गिराता गया ताकि निशान बन जाए। और फिर रात हो गई। जैसे ही ली तिंग सोई, मैं दबे पांव कमरे से निकल गया और मैंने उन नौकरों से पीछा छुड़ाया जो रात भर पहरा देते हैं। लेडी के स्पाइस की नजरों से बचते हुए और लेडी की सर्वेलेंस से पीछा छुड़ाकर मैंने उन पत्थरों का पीछा किया और भागने लगा। और इस तरह मैं लाई एस्टेट से बाहर निकल गया। ये डीमन दुनिया बहुत बड़ी थी और मैं काफी देर तक भागता रहा। तभी दूर से बादल गरजने की आवाज आई और मुझे लगा कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो चांद छुप जाएगा और हर्ब गायब हो जाएगा। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं इतनी दूर आ गया था और मुझे कोशिश तो करनी ही थी। चांद बादलों से बाहर निकल आया और उसकी रोशनी बहुत तेज चमक रही थी। तभी एक चट्टान पर मुझे वह चमकता हुआ सेलेस्टियल हर्ब दिखा और मैंने एक बेल को अपनी कमर से बांध लिया। मैं धीरे धीरे मूनलाइट हर्ब की तरफ बढ़ा। बस थोड़ा सा दूर और था और आखिर मैंने उसे पकड़ लिया। फिर तभी ऊपर से एक बिल्ली के रोने की आवाज आई। ये वही कैलिको स्पाई बिल्ली थी जिसे लेडी ने भेजा था। उसने कहा कि इंसान सच में बहुत धोखेबाज और नीच होते हैं, और तभी उसने बेल को एक ही झटके में काट दिया। हवा बहुत तेज चल रही थी। मैं नीचे गिर गया, पर मैं मरा नहीं। मैं चट्टान से निकले एक छोटे पेड़ पर अटक गया था। मुझे बहुत चोटें आई थीं, पर मूनलाइट हर्ब अभी भी मेरे हाथ में था। तभी सिस्टम ने कहा कि बधाई हो, प्लेयर को मूनलाइट हर्ब मिल गया है। ये आइटम प्लेयर की 50% एबिलिटीज वापस ला सकता है या फिर किसी ब्लाइंड की आंखों की रोशनी ला सकता है, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही डंडी है, इसलिए फैसला सोच समझ कर करना। मैंने ऊपर देखा जो लगभग 20 मीटर दूर था, और फिर मैंने नीचे की गहरी खाई को देखा जिसका ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोचा कि काश मैं किसी बुक्स या नॉवल में होता जहां नीचे गिरने से कोई नहीं मरता, और शायद रास्ते में कोई बूढ़ा गुरु और सीक्रेट किताब मिल जाती। मैं खुद पर ही हंसने लगा और हर्ब को अपने दांतों में दबाकर ऊपर चढ़ने का फैसला किया। मैंने सोचा कि अगर मैं गिरा तो मैं इसे निगल लूंगा, लेकिन अगर मैं ऊपर पहुंच गया तो मैं इसे लाइटिंग को दे दूंगा, क्योंकि अगर कल रात वह नहीं होती तो मैं अब तक मर चुका होता। मेरी उंगलियों से खून निकल रहा था। मेरे जूते भी पूरी तरह फट चुके थे। 2 बार तो मैं गिरते गिरते बचा, पर आखिरकार मैं ऊपर पहुंच ही गया। और जब मैं लाई एस्टेट वापस आ गया तब तक दोपहर हो चुकी थी। मुझे इतनी बुरी हालत में देखकर काली बिल्ली स्टुअर्ट बहुत हैरान हुई और उसने पूछा कि तो आखिर तुम वापस आ ही गए क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि नन्ही मालकिन तुम्हारे लिए कितना रोई है? स्टुअर्ट ने चिल्लाकर पूछा कि अरे तुम कहां जा रहे हो? मैं तुरंत भागता हुआ ली तिंग के कमरे की तरफ गया। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और ली तिंग वहां खामोश बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी नीली आंखें आंसुओं की वजह से नदियों जैसी लग रही थीं। जब उसने मेरे वापस आने की आवाज सुनी तो भारी आवाज में बोली कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। मैंने जल्दी से उसे मनाया और कहा कि तुम कितनी प्यारी बिल्ली हो। फिर मैंने बड़े गर्व के साथ मूनलाइट हर्ब उसके सामने रखा। मैंने उसे कहा कि इसे खाओ और तुम फिर से देख पाओगी, और बताया कि इसे लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं बोलता ही गया, पर दुख की बात यह थी कि वह मेरी एक बात भी नहीं समझ पा रही थी। तभी ब्लैक कैट स्टुअर्ट आई और उसने मेरे जख्मों पर दवा लगाई। थोड़ा गुस्से और थोड़ी चिंता में उसने मुझे पूरी तरह बैंडेजेस से लपेट दिया। डिनर के वक्त मैंने क्या किया? मैंने मूनलाइट हर्ब को ली तिंग की प्लेट में रख दिया। स्टुअर्ट चिल्लाई कि बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालकिन की प्लेट में हाथ डालने की? मैंने इशारा करके समझाने की कोशिश की कि इसे खाने से आंखें ठीक हो जाएंगी। बहुत देर तक एक्टिंग करने के बाद एक नौकर बोला कि मैं समझ गया, यह कह रहा है कि यह घास बहुत स्वादिष्ट है और इसे खाकर मजा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं,
फिर नौकर ने नया तुक्का मारा कि यह कह रहा है कि इसका स्वाद बहुत गंदा है और वह इसे नहीं खाना चाहता बल्कि मालकिन को खिलाना चाहता है। मैंने सोचा कि यह कैसा ट्रांसलेशन है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक ने कहा कि यह कह रहा है कि यह जड़ी बूटी ब्लाइंड लोगों की रोशनी वापस ला सकती है। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। तब ली टिंग ने पूछा कि क्या सच में मेरी रोशनी वापस आ सकती है। उसने कहा कि शायद तुम मुझे खुश करने के लिए यह सब कह रहे हो। मैंने वादा किया कि इस बार यह काम करेगा और मुझ पर भरोसा रखो। उसने पहले भी बहुत बार कोशिश की थी पर हर बार हार मिली थी, इसीलिए उसने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर उसने कहा कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं कोशिश करूंगी। अचानक वह चिल्लाई कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तुरंत शहर के सारे बड़े डॉक्टर्स को बुलाया गया और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। मैं अंदर बैठा घबरा रहा था कि कहीं सिस्टम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा था। तभी लेडी ली, जो किसी पार्टी में गई थी, तुरंत घबराहट में वापस आई। उन्होंने पूछा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। नौकर ने कहा कि मालकिन शुक्र है आप आ गई हैं। जब उन्हें पता चला कि यह सब मेरी वजह से हुआ है तो उनकी गुस्से वाली नजर मुझ पर आ टिकी। उनकी नफरत एकदम आग जैसी थी और वह मुझे वहीं मारने के लिए तैयार थी। तब स्टीवर्ड ने कहा कि मालकिन, नन्ही मालकिन का दिल इस इंसान में बसा है। अगर आपने इसे मारा तो वह आपसे नफरत करने लगेगी, इसलिए उनके ठीक होने का इंतजार कीजिए। लेडी ली ने गुस्से में अपना हाथ झटका, जिससे बेचारी काली बिल्ली स्टीवर्ड दीवार से जा टकराई। उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसकी वजह से लेडी का ध्यान भटक गया और मैंने मौका देखकर पिंजरा खोला। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, पर लेडी ली ने अपने पंजे निकाले और मुझ पर हमला करने के लिए झपटी। मैं मौत के एकदम करीब था। तभी अचानक क्या हुआ, एक सफेद साया मेरे सामने आ गया और वह ली टिंग थी। उसने चिल्लाकर कहा, लेडी इसे मत मारिए। उसने अपने दर्द की परवाह नहीं की और झुककर मुझे अपने हाथों में उठा लिया। तभी लेडी ली ने देखा कि कुछ तो बदल गया है। उन्होंने हैरानी से पूछा, बच्ची क्या तुम देख सकती हो? तब ली टिंग ने महसूस किया कि उसकी रोशनी वापस आ गई है। जब लेडी ने इशारा किया तब उसे समझ आया और वह खुशी से हंसने लगी। वह बहुत ज्यादा खुश थी। उसने कहा कि इसी नन्हे इंसान ने मेरी आंखें ठीक की हैं। इस सेलेस्टियल हर्ब की वजह से मेरी रोशनी वापस आई है। यह बात सुनकर क्या हुआ? लेडी ली थोड़ी हैरान और परेशान दिखने लगी। लेडी ने पूछा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं, और उन्होंने तुरंत नौकर को सबसे ताजा और स्वादिष्ट मछली लाने को कहा। उन्होंने ऐसी मछली मंगवाई जिसके अंदर के सारे ऑर्गन्स मौजूद हों और वह एकदम फिसलने वाली हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई और सोचा कि किसने कहा मुझे यह सब पसंद है। ली टिंग की आंखें ठीक करने के बाद मैं ली हवेली का सबसे खास मेहमान बन गया था। यहाँ तक कि वह सख्त मिजाज वाली बूढ़ी लेडी ली भी अब मुझसे अपना प्यार छुपा नहीं पा रही थी। उन्होंने अपना पंजा बढ़ाकर मेरे सिर को सहलाया और कहा कि किसने सोचा था इंसान के बाल इतने रेशमी और मुलायम होंगे। उन्होंने अफसोस जताया कि कितनी बुरी बात है कि मुझे इंसानों के फर से एलर्जी है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया है। उन्होंने पूछा कि तुमने खाने में क्या खाया था और पूछा कि क्या वह स्वादिष्ट था। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि मैं जम्हाई ले रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या तुम थक गए हो और पूछा कि क्या तुम अब सोना चाहते हो। तभी मेरी नजर उनकी कलाई पर पहने जेड ब्रेसलेट पर पड़ी, जो बिल्कुल उस चिवाई फ्रूट जैसा था जिसका जिक्र शेन यान ने किया था। स्टीवर्ड ने तुरंत टोका कि इसे मत छूना, क्योंकि यह ओल्ड मिस्ट्रेस की बेटी की निशानी है और ये उनकी सबसे कीमती चीज है। लेकिन लेडी ने क्या किया? उन्होंने वह ब्रेसलेट उतार दिया। हालांकि उनकी आंखों में थोड़ी झिझक साफ दिख रही थी। उन्होंने काफी देर तक इस बारे में सोचा और फिर मुझसे कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत से जेड ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे। लेडी ने कहा कि वह कल मेरे लिए पूरी टोकरी भरकर ऐसे ब्रेसलेट्स मंगवा देंगी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और मैं वहां काफी सेटल हो गया था। कैट डीमन की उस हवेली में मेरा जीवन काफी आरामदायक था, जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तभी अचानक खिड़की पर शेन यान दिखाई दी। उसने बताया कि वेस्ट सिटी के डीमंस अब रेस्टलेस हो रहे हैं। उसने कहा कि वह यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर करने आई है। अगला शहर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, ईस्ट सिटी और वेस्ट सिटी। ईस्ट सिटी के डीमंस इंसानों को प्यारे पेट्स की तरह देखते थे, लेकिन वेस्ट सिटी के डीमंस इंसानों को सिर्फ खाना समझते थे। जो प्लेयर्स वेस्ट सिटी में उतरे थे वह सर्वाइवल मोड में थे, पर ईस्ट सिटी वाले कॉन्क्वेस्ट मोड में मजे कर रहे थे। इंसान इतने रेयर थे कि वेस्ट सिटी ने अपने सारे इंसान खा लिए थे और अब उनकी नजर ईस्ट सिटी पर थी। उन्होंने सुना था कि लेडी ली इंसानों से नफरत करती हैं, इसलिए वह उनके साथ मिलकर ईस्ट सिटी के इंसानों को चुराना चाहते थे।
उसने बताया कि वेस्ट सिटी के रेस्टोरेंट्स में एक जोड़ी आंखों की कीमत 50 गोल्ड है, लेकिन किसी वजह से लेडी ली ने अपना मन बदल लिया है। और तुम जानते ही हो ऐसा क्यों हुआ? मैंने मजाक में कहा कि शायद मेरा चार्म ही इतना ज्यादा है कि वह मुझे छोड़ नहीं पा रही है। यह सुनकर शेन यान के मुंह से चाय निकल गई और उसने बताया कि लेडी ने वेस्ट सिटी से डील तोड़ दी है। वेस्ट सिटी को जब इंसानी मांस नहीं मिला तो उन्होंने ईस्ट सिटी पर हमला करने का प्लान बना लिया। मैं हैरानी से उसे देखता रह गया। मैंने सोचा कि क्या सच में सिर्फ खाने के लिए यह सब हो रहा है? वेस्ट सिटी एक वक्त के खाने के लिए लड़ रही थी और ईस्ट सिटी अपने प्यार के लिए लड़ रही थी। जब से बोन डीमन ने ह्यूमन केयर गाइड पब्लिश की थी, तब से वह किताब हर जगह पॉपुलर हो गई थी। बोन डीमन बड़े ही जोश से चिल्ला रहा था कि यह लो ह्यूमन केयर गाइड और सबसे आगे रहो। उसने कहा कि चाहे आपके पास पीठ हो या न हो, पर इसकी जरूरत सबको है। विलो डीमन का इंसान प्लेयर लू वेंगसिंग था। केयर गाइड को अच्छे से पढ़ने के बाद उसने क्या किया? उसने लू वेंगसिंग को अपने गार्डन की मिट्टी से बाहर निकाला और उसके लिए एक ग्रेप वाइन वाला झूला भी बनाया। विलो डीमन की खुशी के लिए लू वेंगसिंग को न चाहते हुए भी उस झूले पर बैठना पड़ा। बांजिकी का इंसान प्लेयर चंड्री यिंग थी। जब उसे पता चला कि इंसानों को रोज खाना चाहिए तो उसने उसके लिए कुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन लगातार 7 बार किचन उड़ाने के बाद उसने हार मान ली। फिर उसने पेट शॉप के ओनर के पास जाकर इंसानी खाना खरीदने का फैसला किया। वहां से वह पोर्क रिब्स, टोफू, प्रॉन्स, वाइन और एग टार्ट्स लेकर आई। खाना खाकर चंड्री यिंग का वजन काफी बढ़ गया था। बांजिकी थोड़ी शांत स्वभाव की थी, पर चंड्री यिंग बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज थी। पेट भरकर खाना खाने के बाद वह जिद करके बांजिकी के ऊपर ही सो गई। बांजिकी को फिक्र थी कि उसे कहीं दर्द न हो, इसलिए उसने बड़े प्यार से उसके ऊपर एक कंबल ओढ़ा दिया कि कहीं उसे ज्यादा गर्मी न लगने लगे। उसने तो विलो डीमन से एक बुना हुआ पंखा तक उधार ले लिया था। इंसानी पेट शॉप के पिग डीमन ने आखिरकार प्लेयर रुअन शाओ यू को भी खरीद लिया। पिग डीमन को खूबसूरत चीजें पसंद थीं और रुअन शाओ यू रोज नए कपड़े पहनती थी। हर एक स्टाइल अलग पर उतना ही दिलकश। दुकान की मालकिन टू फेस्ड गोस्ट को पैसा प्यारा था, पर उसने कभी किसी के साथ बुरा सुलूक नहीं किया। उसकी दुकान में रहने वाले इंसानों को हर रोज लजीज खाना खिलाया जाता था। चंड्री यिंग की तरह सबका वजन काफी बढ़ गया था। प्लेयर्स बड़े आराम से रह रहे थे, पर वह नहीं जानते थे कि एक जंग करीब है। 38 प्लेयर्स मर चुके थे, 12 बचे थे सारे। वेस्ट सिटी के प्लेयर्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे। उस दिन काले बादल छा गए। दोपहर का आसमान आधी रात जैसा काला हो गया था। वेस्ट सिटी की तरफ से मौत और नफरत की एक भयंकर लहर आने लगी। ली थिंग की आंखें ठीक करने के बाद मुझे कभी बंद नहीं किया गया, पर अब मैं कमरे में बंद था। ब्लैक कैट स्टीवर्ड और दर्जन भर नौकर मेरी हिफाजत के लिए बाहर पहरा दे रहे थे। ईस्ट सिटी के डीमंस मुश्किल में फंसे हुए थे क्या? मालकिन ने बचने के लिए कोई नया आदेश दिया है। मालकिन जख्मी है और वह कहीं जा नहीं सकती है। नन्ही मालकिन कहती हैं, इंसान पेट नहीं, दोस्त और परिवार हैं। वह पीछे हटने से इनकार कर रही है। मैं घबराहट में कमरे में घूमने लगा और तकिया नीचे फेंक दिया। यह क्या है? एक अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में तेजी से आया। बधाई हो, प्लेयर को एक चीप फ्रूट लॉन्टियन वॉर्म जेड मिला है। इसे खाने से प्लेयर की 100% एबिलिटीज वापस आ जाएंगी। मैंने बीती रात के बारे में सोचा जब मैंने धीरे से किसी के कदमों की आवाज सुनी थी। मैंने सोचा था लेडी ली चाहे कितना भी प्यार करे, इतनी कीमती चीज नहीं देंगी, पर उन्होंने दी। मैंने देर नहीं की, मैंने तुरंत वह चीप फ्रूट निगल लिया। एक ही पल में एक जबरदस्त ताकत मेरे अंदर लौट आई। मैंने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। ब्लैक कैट स्टीवर्ड तो डर के मारे उछल पड़ी। उसने पूछा, तुम बाहर कैसे आए? मैं बाहर निकला। एक क्रेन की आवाज के साथ एक विशाल क्रेन परिंदा नीचे आया। मैं उस पर चढ़ गया और कहा, मैं लेडी और ली थिंग को बचाने जा रहा हूं। यह क्या कह रहा है? यह उन्हें बचाने की बात कर रहा है। हवा में ऊपर से मैंने नीचे देखा। ईस्ट सिटी में हर तरफ गोस्ट फायर जल रही थी। जंग का शोर हर तरफ गूंज रहा था। इंसान कहां है? वह स्वादिष्ट नन्हे इंसान कहां है? टू फेस्ड गोस्ट शॉप ओनर ने चिल्लाकर कहा, कर्स ब्लेड, मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगी। पर वह अभी अभी अपनी पिछली जंग जीती थी। वह पहले ही जख्मी थी और पूरी तरह थक चुकी थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। पास पहुंचने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हाँ, इंसान नहीं मिले तो क्या? टू फेस्ड गोस्ट भी बुरा नहीं है।
कर्स्ड ब्लेड एक डीमन ब्लेड थी। इसे कोई काट या जला नहीं सकता था, सिर्फ मियान ही इसे रोक सकती थी। पर वह मियान कहाँ थी? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ है। मियान शायद तलवार ने अपने पास ही कहीं छुपा रखी होगी। जरूर वह मियान होगी। वही मियान है। मियान और तलवार मिल गए और देखते ही देखते कर्स्ड ब्लेड को काबू कर लिया गया। दूसरी तरफ बांजिकी को 3 गोड डीमंस ने घेर लिया था, जिनके हाथ में भारी हथौड़े थे। उस मुश्किल घड़ी में गुलाबी चेरी ब्लॉसम्स अचानक हवा में बिखरने लगे। वह पंखुड़ियां गोड डीमंस पर जा गिरी। ज्यादा देर नहीं लगी, उनकी खाल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, मसामों से खून बाहर निकलने लगा। आखिर यह तुम हो? लू वेंगसियांग ने विलो डीमन को बचाया, जो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। शेन गैन ने बोन डीमन के दुश्मनों को खत्म करने वाला मंत्र पढ़ा। रुअन शो यू ने पिग डीमन को अपने पीछे छुपा लिया और एक ही साफ निशाने से एक दुश्मन को ढेर कर दिया। सारे बचे हुए 12 प्लेयर्स अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे और मुझे ली टिंग और लेडी मिल गए। लेडी छत पर खड़ी स्प्लिट माउथ सॉन्गस्ट्रेस से जंग लड़ रही थी। ली टिंग हवेली के बाकी डीमंस के साथ मिलकर टास्करों से लड़ रही थी। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक लेडी ली बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। आसमान से बिजली की एक भयंकर गरज हुई। मेरे गुस्से की बिजली व स्प्लिट माउथ सॉन्गस्ट्रेस छत से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। जख्मी लेडी ली का शरीर अब छोटा होने लगा था। वह छोटी होती गई एक विशाल डीमन से। अब वह 1 हाथ जितनी हो गई थी। मैं छत पर कूद गया और मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। हमारी भाषा अलग थी, पर वह सब समझ गई थी। नीचे सड़क पर ली टिंग और बाकी बिल्लियां हार रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया और सील बनाई। हवा में 12 विशाल फायर टैलिस्मन्स उड़ने लगे। कार्मिक फायर ने उन्हें घेर लिया। वह टैलिस्मन्स तेजी से उन दुश्मनों की तरफ बढ़े। सारे दुश्मन जलकर राख हो गए। तब तक ब्लैक कैट स्टीवर्ड बाकी बचे नौकर बिल्लियों के साथ आ गई थी। हमारी दुनिया में भी इंसान साथी रखते हैं। बिल्ली, कुत्ते, खरगोश, कछुए और तोते। वह सिर्फ साथी नहीं थे, वह हमारे दोस्त थे। भले ही स्पीसीज अलग हो, भले ही भाषा अलग हो, साथ बिताया वक्त बहुत कीमती होता है, बिल्कुल आपकी तरह हमें बचाने के लिए। शुक्रिया। अब मुझे आपकी हिफाजत करने दें, कैट। स्टीवर्ड ने मेरी बातों का उनके लिए अनुवाद किया। मैं जानता था ये स्टीवर्ड मेरी बातों को समझ रहा था। दूर से धूल और धुएं के बीच वेस्ट सिटी के और डीमंस आ रहे थे। बाकी बचे 11 इंसानी प्लेयर्स मेरे पास आ गए, सफेद लिबास में। शेनयान, उसकी आस्तीन हवा में उड़ रही थी, बादलों और धुंध की तरह चेरी ब्लॉसम्स लू वेंगशियांग के चारों तरफ उड़ रहे थे। रुअन शाओ यू ने अपनी स्नाइपर राइफल उठा ली थी। शू युएन के चश्मों पर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया और फीनिक्स फायर को बुलाया। वह रंग बिरंगा दिव्य परिंदा आसमान में चिल्लाकर उड़ा। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी। बादलों को चीरकर रोशनी बाहर आई। अंधेरा अब पीछे हटने लगा था। जंग खत्म होने पर वेस्ट सिटी पूरी तरह हार चुकी थी। डीमंस ने फिलहाल इंसानों को खाना बंद कर दिया था। सिस्टम ने ऐलान किया कि अब इस डंजन का खतरा काफी कम हो गया है और इसे बी रैंक गेम में बदल दिया गया है। हजारों नए प्लेयर्स अब इसे खेलने के लिए तैयार थे। किसी ने मुझसे पूछा कि ली दादान, तुमने वह हर बिल्ली को क्यों दी? तुम तो खुद खाई के किनारे लटक रहे थे। तुम्हारी खुद की जान मुश्किल में थी, क्योंकि उस दोपहर जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तब मैं गलती से पिंजरे के दरवाजे से टकराकर गिर गया था। मैंने चाय का कप गिरा दिया था और उसकी सबसे प्यारी ड्रेस खराब कर दी थी। जब मैं सोच रहा था कि भागूं या नहीं, तब मैंने उसके सिर के ऊपर नंबर देखा, अफेक्शन 100। इससे पहले कि मैं उसे मनाने की कोशिश करता, वह मुझसे पूरी तरह प्यार करती थी। वह हमेशा से ही इंसानों को इतनी सच्ची गर्माहट और ईमानदारी से चाहती थी। फिर मैं उसे धोखा कैसे दे सकता था? बाद में मेरा एक दोस्त भी उस लकड़ी के दरवाजे से गुजरा। जब वह बाहर आया तो उसने मुझे एक खत दिया। उसके अक्षर टेढ़े मेढ़े थे। साफ दिख रहा था कि लिखना सीखने वाले ने इसे बड़ी मेहनत से लिखा है कि ताजा मछली तैयार है, तुम वापस कब आओगे और इसे चखोगे। खत का हर एक शब्द मासूमियत और सच्चे न्योते से भरा हुआ था। में खत के सबसे नीचे 2 प्लम ब्लॉसम जैसे पंजों के निशान बने हुए थे, एक बड़ा और एक छोटा।